वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज मैं टोटल 1 वीक के बाद आ रहा हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर। लास्ट वीक में थोड़ा मैं बिजी हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर्स आपके लिए नहीं बनाया था। ठीक है, वैसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसोफेगस के आगे की स्टोरी डाइजेस्टिव सिस्टम में। लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताया था, ग्लैंड्स की लिस्ट मैंने बनवाई थी। देन मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल्स के सारे पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। एक बार मैं फिर से सीक्वेंस मेंटेन कर दे रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से स्टार्ट किया था, माउथ के बाद ओरल कैविटी, देन इसोफेगस, देन आपका स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और एंड जो है वो है एनस। ठीक है, तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं। ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मैंने इसोफेगस तक स्टोरी ख़त्म कर दी थी। इसोफेगस के बारे में मैंने ये बताया था कि इसोफेगस सिंपली क्या करता है, ये ओरल कैविटी में जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है, ध्यान से सुनना आप, इसोफेगस जो है वो ओरल कैविटी में जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है उसको पास करके वो कहाँ भेजता है, वो स्टमक की तरफ भेजता है। ठीक है, और स्टमक में फर्दर डाइजेशन होता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो आपका इसोफेगस है, वो इसोफेगस जो है वो क्या है, एक कैनाल है, एक रास्ता है जो ओरल कैविटी को स्टमक को से कनेक्ट करता है, ओरल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करता है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, आज का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन सुनना आपके लिए ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो भी पार्ट हैं, जो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया, वो सारे के सारे पार्ट्स में एक पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट होता है। और उस मूवमेंट का एडवांटेज ये है कि फूड मटेरियल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो ट्रांसफ़र हो सके। लाइक फूड मटेरियल अगर स्टमक में है तो स्टमक से वो ट्रांसफ़र होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, देन ट्रांसफ़र होके वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और वो पर्टिकुलर मूवमेंट्स है कौन सा, उसका नेम क्या है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोट किया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये फूड मटेरियल्स को पास करता है नेक्स्ट प्लेस पे। ठीक है, ये इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब आज के एक्चुअल टॉपिक पे चलते हैं। आज जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टमक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा स्टमक के पार्ट्स की। ठीक है, स्टमक के पार्ट्स में आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पार्ट्स के नेम लिखे हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है कार्डियक, सेकेंड पार्ट है फंडस, थर्ड पार्ट है बॉडी और फिर लास्ट पार्ट है आपका पाइलोरिक। दीज आर द पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, आपको ये भी बता दूँ कि जब इसोफेगस से स्टमक की तरफ मूव करता है फूड मटेरियल, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पिंटर होते हैं। ठीक है, स्पिंटर जो है, ठीक है, वहाँ पर इसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या होते हैं, स्पिंटर होते हैं। स्पिंटर जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। जैसे सपोज दैट ये पार्ट आपका इसोफेगस है और ये पार्ट स्टमक है, यहाँ से फूड मटेरियल्स पास होके यहाँ पे गया स्टमक पार्ट पे, तो स्टमक पार्ट में पहुँचने के बाद से वापस ये बैक फ्लो ना करे, इसके लिए इस वाले जगह पे, दैट मीन्स कि बिटवीन द इसोफेगस एंड स्टमक यहाँ पे एक स्पिंटर होगा। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द स्टमक क्या होगा, स्पिंटर होगा, और स्पिंटर जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। वो क्या करेगा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। और ये जो स्पिंटर्स है ये न्यूली बॉर्न बेबी में डेवलप नहीं होते हैं। न्यूली बॉर्न बेबी में धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे वो अपने लाइफ स्पेन को आगे बढ़ाएगा, दैट मीन्स कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स ऐसे करके जब आगे जाएगा तो उस बेबी में क्या होगा, ये स्पिंटर्स डेवलप होंगे। ठीक है, और ये स्पिंटर्स आपको आगे भी मिलने वाले हैं। दैट मीन्स कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक स्पिंटर होगा जिसको बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंटर, और यहाँ पर भी ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और इवन मैं जब लास्ट में आऊँगा एनस वाले पार्ट में, तो वहाँ
पे भी एक स्पिंटर होगा जो डिफेकिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एनस वाले पार्ट में भी क्या होगा, स्पिंटर्स होंगे। और ये जो स्पिंटर्स हैं ये डिफेकिएशन एक्चुअली क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है। और ये भी क्या है, स्पिंटर से कंट्रोल है। ठीक है, इसकी आगे की स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको ये समझना है कि डिफरेंट प्लेसेस पे क्या है, स्पिंटर्स हैं। और ये जो स्पिंटर्स है फूड मटेरियल्स के आने और जाने को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और इसको अदर वे में बोल सकते हैं कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है, बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है। इसोफेगस और स्टमक के बीच में भी स्पिंटर्स है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी स्पिंटर्स है। और मैं आपको बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक वॉल्व है, इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व ये स्पिंटर नहीं है, ये सिंपली वॉल्व है। और ये भी क्या करता है, ये भी जो है फूड मटेरियल्स को पास करने को कंट्रोल करता है। जैसे ही फूड मटेरियल आगे जाएगा तो उसके आगे जाने को या उसके वापस आने को ये क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलियोसिकल है। अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि बिटवीन इसोफेगस स्टमक स्पिंटर है, बिटवीन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्पिंटर है, बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, इलियोसिकल वॉल्व है। और लास्ट में क्या है, इस एनस स्पिंटर है, लास्ट में क्या होगा, एनस स्पिंटर होगा। ठीक है, तो ये मैंने स्पिंटर्स की बात कर दी। ठीक है, स्पिंटर्स आपके बुक में मेंशन है, आप देखिएगा एक बार। अब हम चलते हैं स्टमक से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी स्टमक के अंदर पार्सली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स पहुंचता है, वहां पे जैसे आता है पार्सली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, वहां की जो वॉल है, स्टमक की जो वॉल है, वो वॉल जो है क्या करती है, वहां पे मूवमेंट्स करते हैं, चर्निंग मूवमेंट्स करेंगे। क्या करेंगे, चर्निंग मूवमेंट्स करेंगे। और चर्निंग मूवमेंट्स का एडवांटेज ये होगा कि ये फूड मटेरियल्स को मिक्स करेंगे विद द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जो भी गैस्ट्रिक जूस जो है स्टमक की वॉल्स बना रहे हैं, उस गैस्ट्रिक जूस के साथ पार्सली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स क्या होंगे, वो मिक्स होंगे। और मिक्सिंग के लिए जो मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो मूवमेंट क्या है, चर्निंग मूवमेंट्स। ठीक है, ये याद करना होगा। एक और स्पेशल पॉइंट है, वो ये है कि जो स्टमक की वॉल है, ठीक है, किसकी वॉल, स्टमक की वॉल। ठीक है, स्टमक की वॉल जो है ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें जो मसल्स की लेयर होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम एक्सपेंशन को जो है ये रेजिस्ट करती हैं। जैसे कि हम फूड मटेरियल्स लेते हैं तो कभी कभी ज़्यादा भी हम फूड मटेरियल्स लेते हैं, और वो फूड मटेरियल्स जो है स्टमक होल्ड करता है। ज़्यादा होल्ड करने के लिए उसकी वॉल को जो है स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो इसकी वॉल में जो है कुछ खास मसल्स की लेयर्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो मसल्स का लेयर ऑब्लिक मसल्स लेयर होती हैं, वो जो स्टमक की वॉल को स्ट्रांग बनाती है। और उसका एडवांटेज ये मिलता है कि स्टमक जो है ज़्यादा से ज़्यादा फूड मटेरियल्स वो होल्ड कर लेता है। ठीक है, होल्ड करेगा वो। तो ये मैंने स्टमक की वॉल की क्वालिटी बताई। अब हम चलते हैं कि जो स्टमक की वॉल है वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, और जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं स्टमक की वॉल में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला है गैस्ट्रिक जूस। ये क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। और गैस्ट्रिक जूस एक्चुअली में गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में थ्री टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, मतलब यहाँ 3 ऐसे सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस को बनाने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, सेल्स हैं 3 टाइप के। ठीक है, और ये क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस को बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट जो सेल है वो क्या बनाएगा, प्रो एंजाइम्स बनाएंगे। फर्स्ट जो सेल है वो क्या बनाएगा, प्रो एंजाइम्स। ठीक है, देन सेकेंड जो सेल है वो HCl प्रोड्यूस करेगा, और थर्ड जो सेल है वो म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। ध्यान से सुनना, जो पहला सेल, फर्स्ट सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करने वाला है, प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। प्रो एंजाइम्स में एक एग्जाम्पल है पेप्सिनोजन। क्या है, पेप्सिनोजन। और दूसरा क्या है आपका, प्रो रेनिन। ठीक है, ये 2 जो हैं प्रो एंजाइम्स हैं। ठीक है, और इस प्रो एंजाइम्स को
एक्टिव कर रहा है कौन, HCl, ठीक है। एक्चुअली जो है ये जो प्रो एंजाइम्स है, दीज आर द प्रो एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स एक्टिवेट बाय द HCl आर एसिडिक एनवायरमेंट्स, ठीक है। मतलब कि HCl जो है इनको एक्टिव करेगा और एक्टिव होके ये क्या बनाएंगे, पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन बनाएगा, ठीक है, पेप्सिन बनाएगा। और प्रोरेनिन जो है ये रेनिन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेनिन। और बोथ आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, और आपको बता दूं कि प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम जो है प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। और मैं स्पेशली आपको बता दूं कि जो रेनिन जो होता है ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये पेप्सिन जो है अदर प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने ये बताया कि प्रो एंजाइम्स ये दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इन दोनों को एक्टिव कौन कर रहा है, HCl कर रहा है, ठीक है। HCl एक सेपरेट सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ एक थर्ड सेल है म्यूकस सेल्स, जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। म्यूकस जो होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग के अंदर लुब्रिकेशन का काम करता है, मतलब कि वहां पे मूवमेंट, जो फूड पार्टिकल्स है वो स्टमक की वॉल से फ्रिक्शन ना करें, ठीक है, उसकी उस स्मूथनेस को ये हेल्प करेगा, सो दैट आप बोल सकते हैं कि ये लुब्रिकेंट की तरह वर्क करेगा, स्टमक वॉल में लुब्रिकेंट की तरह ये वर्क करेगा, ताकि एबरेशन ना हो, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो ये जो है म्यूकस का फर्स्ट मैंने फंक्शन बताया। सेकंड जो फंक्शन है वो ये है कि म्यूकोसल जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की लाइनिंग, जैसे ये स्टमक है तो अंदर की जो लाइनिंग होती है वो इनर लाइनिंग जो है HCl से डैमेज हो सकता है, HCl से या एसिडिक एनवायरनमेंट से डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को कौन बचाएगा, उसको प्रोटेक्ट कौन करने वाला है, म्यूकस उस डैमेज को प्रोटेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल इपिथेलियम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक जूस के बारे में। एक बार फिर से मैं रिवीजन दे देता हूँ। गैस्ट्रिक जूस में मैंने आपको बताया कि प्रो एंजाइम्स होते हैं, HCl होता है, म्यूकस होता है, ये 3 डिफरेंट टाइप के सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। प्रो एंजाइम्स जो होते हैं HCl के प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होकर वो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। देन HCl जो है, HCl का एक अदर फंक्शन है जो मैंने नहीं बताया, अब बता रहा हूं मैं आपको। HCl का जो अदर फंक्शन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। जो भी जर्म्स होते हैं आपके फूड में, जो जर्म्स हैं, उन जर्म्स को HCl जो है किल करेगा। ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, HCl जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, जर्म्स को किल करेगा। देन आते हैं म्यूकस पे। म्यूकस लुब्रिकेशन का काम करेगा। जो भी आपके फूड मटेरियल्स और स्मॉल आपके स्टमक के जो इनर लाइनिंग है, वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन या एब्रेशन को ये बचाएगा, उससे प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। और एज वेल एज HCl के इफेक्ट से जो डिटोरिएशन हो रहे हैं, HCl के हेल्प से जो स्टमक के वॉल में जो डिटोरिएशन होगा, उससे बचाएगा म्यूकस, ठीक है। तो ये मैंने आपको डाइजेस्टिव जूस के कंटेंट्स की फंक्शंस बता दी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन जैसा है, क्योंकि मैंने सिंपली यहाँ पे बता रखा है कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो 4 to 5 आवर्स यूजुअली जो है स्टमक में स्टे करते हैं, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन है, आपको लर्न करना है। मैंने ये बताया कि जो फूड पार्टिकल्स हैं ये 4 to 5 आवर्स तक स्टमक में स्टोर होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टमक के अंदर जो pH है वो एसिडिक होगा, ठीक है। और एसिडिक मीन्स कितना एसिडिक होगा, ऑलमोस्ट 2 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो pH होगा वो 2 होगा, कुछ बुक्स में 1.5 भी मेंशन है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई स्टमक से रिलेटेड। मैं एक रिजल्ट पे आता हूँ। स्टमक ने जो भी किया वो क्या किया, फूड मटेरियल्स का डाइजेशन किया, और ये डाइजेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के अंदर डाइजेशन पार्शियल होता है, ठीक है, और लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। तो अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बट आपको ध्यान देना होगा कि जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल्स आएंगे, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, स्फिंक्टर्स रेगुलेट करेंगे, ठीक है। और
जैसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो हम फिर बात करेंगे उसके पार्ट्स की। फर्स्ट जो पार्ट है वो है ड्यूडेनम, सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, जेजुनम, और लास्ट जो पार्ट है इलियम। दीज आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये पार्ट्स को भी लर्न करना होगा आपको। सबसे पहले अब चलते हैं अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के फंक्शंस या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कंप्लीट डाइजेशन जो है करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपना खुद का ग्लैंड है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना खुद का ग्लैंड है जिसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में भी क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स जो है ये डाइजेशन करते हैं फूड पार्टिकल्स का। ठीक है, देन आपको ये बताता हूँ कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डक्ट। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसका कंप्लीट नेम लिख सकते हैं। इसका कंप्लीट नेम है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हिपैटो यूज करते हैं लीवर के लिए। ठीक है, और पैंक्रियाटिक यूज करते हैं, जो पैंक्रियाटिक यहाँ वर्ड यूज किया गया वो पैंक्रियास के लिए। ठीक है, ये जो भी डक्ट आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है, ये डक्ट जो है, ये डक्ट में आपका जो हिपैटो है वो लीवर से रिलेटेड है और जो पैंक्रियाटिक है वो पैंक्रियास से रिलेटेड है, और दोनों के नेम से ही ये डक्ट का नेम बना है। ठीक है, ये जो नेम है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ये हिपैटो और पैंक्रियास दोनों के मिलने से बना है। हिपैटो लीवर के लिए यूज़ करते हैं और पैंक्रियाटिक पैंक्रियास के लिए यूज़ करते हैं, और दोनों कनेक्ट हैं, और जिस डक्ट से कनेक्ट है वो है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये कहाँ पे कनेक्ट है, आप देखो यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आप कंसीडर कर लीजिए कि ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया डक्ट के बारे में, जो डक्ट लीवर और पैंक्रियास को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अब मैं लीवर के सिक्रीशन की बात कर रहा हूँ। लीवर जो है एक आपका क्या है, एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी इसको बोल सकते हैं। ये हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे होगा, एब्डोमिनल कैविटी में, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा ये। ठीक है, फैट जो आप डाइट में जो घी, ऑयल, बटर जो भी यूज़ करते हैं वो क्या एक्चुअली में टाइप ऑफ लिपिड्स हैं, उसमें फैट भी आपका टाइप है, और ये जो फैट है ये इमल्सिफाई होता है। ठीक है, इमल्सिफाई का मतलब कि ये लार्ज ग्लोब्यूल्स से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ऐसा आपके बुक में मेंशन है। ठीक है, समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये अपने अंदर जो है चेंज लाता है। ठीक है, फैट अपने अंदर चेंज लाता है इन प्रेजेंस ऑफ बाइल। ठीक है, और चेंज होकर वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और चेंज होने के लिए बाइल जूस का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से इन्वॉल्व होता है, वो होता है बाइल सॉल्ट। आप जब बुक देखेंगे तो बुक में मेंशन है कि जो बाइल जूस का कंपोनेंट है बाइल सॉल्ट, वो बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि लार्ज ग्लोब्यूल्स से वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, और इसी को बोलेंगे इमल्सिफिकेशन। देन आफ्टर लाइपेज उस पर्टिकुलर इमल्सिफाइड फैट पे वर्क करेगा। ठीक है, जब एक बार इमल्सिफिकेशन फैट का हो जाता है तो उस पर्टिकुलर इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट कौन करेगा, लाइपेज। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लाइपेज। ये जो एंजाइम है ये तभी काम करेगा जब फैट इमल्सिफाई हो जाए, और इस पर्टिकुलर एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है, बाइल सॉल्ट एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और ये जब एक्टिवेट करेगा तो इमल्सिफाइड, आप बुक में देखेंगे, इमल्सिफाइड फैट पे ये एक्ट करेगा। और इमल्सिफिकेशन किससे हुआ है, बाइल जूस से हुआ। बाइल जूस एक्चुअली में किसका पार्ट है, ये बाइल जूस का पार्ट है, और बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहे हैं लीवर से। ठीक है, ये सारी बातें आपको नोट करने होंगी, और मैंने यहाँ पे बाइल जूस के कंपोनेंट्स भी मेंशन कर रखे हैं, आप नोट करिए इसको। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो बाइल पिगमेंट्स है, देन बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स।
एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम पैंक्रियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। पैंक्रियाज का भी सिक्रीशन जो है रिसीव कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट है। एक्चुअली मैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे आप बोलेंगे, ध्यान देना होगा आपको। इस पर्टिकुलर एरिया में जो डक्ट का नेम होगा वो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट होगा, और पैंक्रियास से निकलने वाला जो जूस है वो यहाँ आके मिलेगा। ठीक है, और क्या करेगा? फर्दर पार्सली डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, डाइजेस्ट इसलिए करेगा क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में भी कुछ एंजाइम्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लिएजेस है। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, और ये भी क्या करेंगे? फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की तरफ। मैंने स्टार्टिंग बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में अपना खुद का क्या है? ग्लैंड्स है, और वो ग्लैंड्स भी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो फाइनल डाइजेशन के लिए, कंप्लीट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस के कंपोनेंट्स को देखते हैं एक बार। देखिए, इंटेस्टाइनल जूस में डाइसैकेराइडेज है, डाइपेप्टाइडेज है, लाइपेज है, लाइपेजेस हैं, देन आपका न्यूक्लियोसाइडेजेस है। तो ये सारे इंटेस्टाइनल जूस के कंपोनेंट्स के नेम हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये सारे जो है कंपोनेंट जो मैंने मेंशन किया है ये आप लर्न कर सकते हैं। आगे अगर आप 11th में जाएंगे तो ये फिर से आपको मिलेगा, और वहाँ पर भी आपको लर्न करना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ, जिसको अगर बायो नहीं लेना है वो स्टूडेंट इसको स्किप कर सकता है। वो सिंपली बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, जो भी NCERT बेस्ड पे जो भी नेम है वो उसको लेके आगे वो चल सकता है। ठीक है, बट आगे अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको बेटर होगा अभी से कुछ कंटेंट्स लर्न करना। तो ये मैंने आपको बताया कि लीवर का जो बाइल जूस है, ठीक है, पैंक्रियाज का जो पैंक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो इंटेस्टाइनल जूस है, ये सब कुछ क्या करेंगे? फूड मटेरियल्स का कंप्लीट डाइजेशन करेंगे। फूड मटेरियल्स में होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो फूड मटेरियल्स जो है वो आगे जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, और जाने का जो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जो मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग बताया। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है वो पास करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअली क्या होता है? वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, बट एब्जॉर्प्शन किसका होगा? वो होगा वाटर का होगा, ड्रग्स का होता है एब्जॉर्प्शन, और जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, ध्यान देना आप लोग, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वाटर, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शंस कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। ये चीज़ ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, और विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये जो विलाई है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ये लर्न करना होगा, जो विलाई है, विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मैंने एब्जॉर्प्शन को लेकर कंपेयर कर दिया लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको बताना है कि वाटर एब्जॉर्ब होगा, मिनरल एब्जॉर्ब होंगे, ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन बता दिया। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने स्टार्टिंग बताया कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। सिकम है कंपोनेंट्स इसका, देन कोलन है, रेक्टम है। ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है? डिफेकिएशन होता है। डिफेकिएशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, और ये किसके थ्रू होगा? एनस के थ्रू होगा। एनस
पे भी स्पिंटर्स होते हैं। मैंने आज ही बताया स्टार्टिंग में आपको कि जो एंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्या है, एनस है, और एनस पे भी स्पिंटर्स हैं जो स्पिंटर्स रेगुलेट करते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी चीज़ें अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं, ठीक है, जो डाइजेस्ट होना जिनका पॉसिबल नहीं है, वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट होते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफेकिएशन। डिफेकिएशन, और डिफेकिएशन को आप बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ठीक है, तो मैंने आपका डाइजेशन चैप्टर फिनिश कर दिया है। अब आगे के चैप्टर में हम चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं अदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो ज़रूर पूछिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आप यूट्यूब लिंक पे भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।